Guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video we will be covering the ninth chapter of ACCA F4, and the name of the chapter is Directors. So यहाँ पे we will study about different types of directors, directors की functions, directors की duties, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, how directors are appointed and all. तो let's start. जैसे types of directors, हाउ टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं, वी विल बी स्टडिंग ऑल दीज. तो सबसे पहले आता है डायरेक्टर्स. सो डायरेक्टर कौन होते हैं ये मैंने तुम सबको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंपनी में देर आर टू टाइप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड. वन इज़ शेयर होल्डर और अदर इज़ डायरेक्टर. शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं, दे इन्वेस्ट मनी, एंड डायरेक्टर्स आर द पीपल हु वर्क फॉर द कंपनी. वो कंपनी में काम करते हैं और नॉर्मली डायरेक्टर्स को सैलरी मिलती है. डायरेक्टर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, दीज आर द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी. इनको सैलरी मिलती है कंपनी से, ये ओनर नहीं होते. हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, बट अभी हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. हमारे लिए शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स आर सेपरेट. डायरेक्टर्स आर दोज पीपल हु वर्क फॉर द कंपनी. सो डेफिनेशन ऑफ अ डायरेक्टर जल्दी जल्दी करेंगे, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बस वैसे बड़ा लिखा हुआ है बट इतना बड़ा नहीं है. तो मैं एक बार रीड करके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे वो तुम्हें समझा दूंगा. द टर्म डायरेक्टर्स इंक्लूड एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. मतलब जैसे कई बार होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, और CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड ऑल. सो दीज ऑल आर डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. जो डायरेक्टर की पोजीशन पे है दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्टर. द डिसीजन एज टू वेदर समवन इज अ डायरेक्टर इज देयरफॉर बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड नॉट देयर टाइटल. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइटल से कि वो डायरेक्टर है दैट विल नॉट टेल अबाउट द फंक्शन, बल्कि जो वो काम कर रहा है उससे पता चलेगा कि वो किस चीज़ का डायरेक्टर है. कि डिसीजंस टू वेदर समवन इज अ डायरेक्टर इज देयरफॉर बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. वो क्या चीज़ कर रहे हैं, फाइनेंस संभाल रहा है तो फाइनेंस डायरेक्टर होगा वो. अगर वो काम संभाल रहा है तो वो जैसे जस्ट लाइक नॉर्मल डायरेक्टर होगा. सो दैट इज फंक्शन. अ डायरेक्टर मस्ट नॉर्मली बी एज एट लीस्ट 16. Under the SBEEA 2015, all directors must be a natural person. अब natural person का मतलब क्या होता है, living person. मतलब एक कंपनी के अंदर जैसे एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, बाहर की अलग फर्म, ये फर्म इस कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती. हाँ, इसके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ये वाले बंदे कैन बी द डायरेक्टर बिकॉज दीज आर इंडिविजुअल पर्सन, बट आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी अ डायरेक्टर. डायरेक्टर शुड बी अ नेचुरल पर्सन, लिविंग ह्यूमन बीइंग. देन आता है डी जॉर डायरेक्टर. डी जॉर डायरेक्टर इज अ नॉर्मल डायरेक्टर जो कंपनीज में होता है, जो अपॉइंटेड होता है. A person who is formally and legally appointed for or elected as a director in accordance with the articles of association of company and gives written consent to hold the office of a director. जो अपना एक रिटर्न में भी देता है कि I accept to be the director of the company, उसको बोलते हैं डी जॉर डायरेक्टर या डी जॉर डायरेक्टर. अब आता है डी फैक्टो डायरेक्टर. अब डी फैक्टो डायरेक्टर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, तुम्हें अगर याद होगा, हमने एक पार्टनर पढ़ा था, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता था कि ही वॉज नॉट अ पार्टनर बट ही एक्ट्स एज अ पार्टनर, है ना. तो दैट वॉज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. सेम वे डी फैक्टो डायरेक्टर इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कंपनी में अपॉइंटेड नहीं है एज डायरेक्टर, लेकिन वो सारे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, सारे डायरेक्टर्स उसकी बात मानते हैं, वट एवर ही से, वो डिसीजन जो होता है वो सारे मानते हैं. देन ही विल बी कॉल्ड अ डी फैक्टो डायरेक्टर. अ पर्सन हु इज नॉट अ डी जॉर डायरेक्टर but performs the acts and duties of a director. Any person who is not technically a director but according to whose directions and instructions other directors and employees are accustomed to act is legally deemed to be a de facto director. मतलब चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं है, लेकिन अगर उसकी बात मानी जाती है तो उसको हम डी फैक्टो डायरेक्टर बोलेंगे. A de facto director owes the same duties to the company as a de jure director. That is, he is subject to both statutory dues and prohibitions, and he also
ओज फिड्यूशरी ड्यूटीज टू दी कंपनी। सिंपल सा मतलब, अगर एक पर्सन अपने आप को डायरेक्टर की तरह मानता है, और उस पर्सन की सारी बात मानते हैं, जैसे इंडिया में कंपनी है रिलायंस, रिलायंस में है मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, बट इफ मुकेश अंबानी इज ऑल्सो अ डायरेक्टर तो अलग बात है, तो वो अपॉइंटेड है। अगर मुकेश अंबानी एक डायरेक्टर कंपनी का नहीं है, जैसे रिलायंस का वो डायरेक्टर नहीं है, ही इज़ अ शेयर होल्डर, बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस, ठीक है, मैं तुम्हें फैक्ट्स नहीं बता रहा हूँ विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट एन एग्जाम्पल कि मुकेश अंबानी इज अ शेयर होल्डर, लेकिन अब उसने 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, उसका कंपनी में होल्ड है, वो कंपनी में आके बोलता है कि नहीं ऐसे काम नहीं करना, ये चीज़ करो, हम नई बिल्डिंग खड़ी करेंगे, सारे डायरेक्टर्स को बोलता है, तो दिस पर्सन मुकेश अंबानी विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ डी फैक्टो डायरेक्टर, बिकॉज इवन इफ ही इज़ नॉट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, बट इसकी बात सारे मानते हैं, सारे डायरेक्टर्स इसकी बात मानते हैं, तो दैट मीन्स ही विल बी अ डी फैक्टो डायरेक्टर, और इसकी सेम ड्यूटीज़ होती हैं जो नॉर्मल डायरेक्टर की होती हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में और क्या होता है, एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब होता है जो रेगुलर ऑफिस का डे टू डे का काम देखता है, मतलब डायरेक्टर्स काम नहीं करते, दे डायरेक्ट पीपल टू वर्क, तो जो डे टू डे काम देखते हैं दैट इज कॉल्ड अ मैनेजिंग डायरेक्टर। अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू कैरी आउट ओवरऑल डे टू डे मैनेजमेंट फंक्शंस। द मॉडल आर्टिकल्स अलाउ द बोर्ड टू डेलीगेट टू एमडी और सीईओ एनी पावर्स दे सी फिट, मतलब जो हमारे मॉडल आर्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टर्स को जो भी ड्यूटीज़ देना चाहे वो दे सकते हैं। द एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज़ अ ड्यूअल रोल, मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑल्सो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जिन्होंने F1 पढ़ी हुई है उन बच्चों को ये चीज़ पता होगा अच्छे से क्या होती है, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ। ड्यूअल रोल मतलब कि उनको, जैसे ये पूरा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं, तो ये इस बोर्ड का भी पार्ट है, प्लस ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है कंपनी का, जो कंपनी के रेगुलर काम भी करता है, ये काम भी देखता है और ये बोर्ड मीटिंग्स भी देखता है। द MD and CEO has apparent authority to enter into all contracts of the commercial nature। जो MD CEO ऑफ द कंपनी होते हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन कर सकते हैं। जैसे कंपनी के नाम पे अगर कोई चेक आया कुछ आया, तो दे हैव द अथॉरिटी टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली अपने ये कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, ये खुद जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करके आ सकता है। देन आता है शैडो डायरेक्टर। A person in accordance with whose directions or instructions the directors of the company are accustomed to react, this is de facto director. So de facto director is also called shadow director. A person in accordance with whose directions or instructions the directors of a company are accustomed to act, मतलब इसकी सारे बात मानते हैं। As discussed earlier, this means that persons function rather than their title that defined them as director, used to regulate activity by those who exercise control over the company but try to evade their responsibility and potential liability such as director। मतलब ऐसे डायरेक्टर, शैडो डायरेक्टर वो होते हैं कि काम तो सारा करना है, लेकिन अपनी जब लाइबिलिटी आ जाती है, कुछ पंगे हो जाते हैं, तो अपने आप को हटा देते हैं कि हम तो डायरेक्टर थे ही नहीं। ऑल द रूल्स ऑफ कंपनी लॉ आर इक्वली एप्लीकेबल टू शैडो डायरेक्टर। जितने भी रूल्स होते हैं वो नॉर्मल पे भी लगते हैं, शैडो पे भी लगते हैं। नॉट a shadow director if advice is given only in a professional capacity, example accountant and lawyer। Not a shadow director। इसको छोड़ दो गाइस, अभी इसको छोड़ दो, बाद में बताऊंगा। अब आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी से सैलरी लेते हैं, दे आर लाइक रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी से सैलरी लेते हैं और कंपनी में काम करते हैं। दीज आर लाइक नॉर्मल टॉप मोस्ट पोजीशन वाले पर्सन जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। लाइक टू बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट, परफॉर्म स्पेसिफिक रूल्स अंडर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जब ये जॉब पे आते हैं, एक तरह से डायरेक्टरशिप पे आते हैं, तो इनको स्पेसिफिक ड्यूटी बताई जाती है कि इनको क्या क्या काम करना है। मे बी डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेशल टाइटल सच एज सेल्स डायरेक्टर और फाइनेंस डायरेक्टर, ऐसे भी इनको बोला जा सकता है। बेसिकली रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। इसके बाद आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, NEDs बोलते हैं इनको, और इनको बोलते हैं EDs। ये भी कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, बट ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते। बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर
हर महीने एक मीटिंग होती है, ये एक राउंड टेबल है, मतलब एग्जैक्ट राउंड तो नहीं है, जो भी है, यहाँ पे हर महीने एक मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग में जस्ट एन एग्जांपल, 4 जो हैं दीज आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी के अंदर बैठ के काम करते हैं, दीज आर अपॉइंटेड एट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 3 बंदे हैं NED, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये कंपनी के अंदर रेगुलर डे टू डे काम नहीं करते, ये सिर्फ मीटिंग्स में आते हैं और मीटिंग्स में आके सारी डिस्कशन करने के बाद अपने इनपुट्स देते हैं, क्योंकि जैसे ये इंडिपेंडेंट होते हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट पर्सन, बाहर के बंदे होते हैं, तो बाहर से भी ये चीज़ें लर्न करके आते हैं कि दूसरी कंपनीज में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सब कुछ देखते हैं और वो सब देखने के बाद कंपनी में अपने आउटपुट्स देते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसे करो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दीज आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द कंपनी, ये कोई सीक्रेट एजेंट नहीं होते, दीज आर NEDs। ये बेसिकली 2-3 और कंपनीज के NEDs हो सकते हैं, मतलब डीज कैन बी डायरेक्टर्स इन 2-3 कंपनीज अलग अलग। तो बेसिकली क्या होता है, ये कंपनी के अंदर तो रहते नहीं है, कंपनी में तो रोज़ काम करते नहीं है, तो ये बाहर की इंफॉर्मेशन बहुत गैदर करते हैं, मार्केट्स में बहुत जाते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इनकी पार्ट टाइम जॉब होती है, दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दे जस्ट कम टू सिट and discuss and tell their views, bring outside expertise to the board, contributes an independent view, exerts control over executive directors। अब कई बार क्या होता है, अब जैसे ये पर्सन है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है NED और एक काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस है इसके पास, बहुत पुराना आदमी है, इसको 70 साल 80 साल हो गए, मतलब 70 साल का बंदा है ये, और ये है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये है 50 साल का, इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, ये डेली के ऑपरेशन में काम नहीं करता, ये मीटिंग्स में आता है और ये बताता है कि देखो जो तुम ये काम कर रहे हो ना, इसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ये काम सही नहीं हो रहा, हम और अच्छे से काम करेंगे, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वहाँ ऐसे होता है, तो हमें भी कुछ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई दे एक्सर्ट्स कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, subject to same duties, controls and potential liabilities at executive directors। ड्यूटीज, लाइबिलिटीज और कंट्रोल्स इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ही तरह होते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज ये पार्ट टाइम बंदे होते हैं, ऑफिस में बैठ के रेगुलर काम नहीं करते, ठीक है। दीज आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब आते हैं चेयरमैन ऑफ बोर्ड। अब चेयरमैन ऑफ बोर्ड क्या होता है, जैसे अगर हम 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम सारे फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स ने कहीं जाने का प्लान बनाना है, तो सारे बंदे मिलके एक प्लान बनाते हैं और एंड में एक बंदे को बोलते हैं कि इस प्लान की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, बोलते हैं ना। सेम वे बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, जितने भी ये सारे डायरेक्टर्स होते हैं, ये एक चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं कि अल्टीमेटली एंड में इसकी बात सुनी जाएगी, डिस्कशन सारी होगी, एंड में जैसा ये पर्सन बोलेगा हम इसी की बात मानेंगे एंड विल वर्क एज लाइक ही सेज, बट इनपुट सबके आएंगे, सारे पे डिस्कशन होगी। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड चेयर्स मीटिंग ऑफ द बोर्ड, एक्ट्स एज अ स्पोक्समैन फॉर द कंपनी, यही जो बोलता है वही होता है, हैज़ अ कास्टिंग वोट, इसकी भी एक वोट होती है, मतलब ही इज चेयरमैन बट स्टिल ही हैज़ अ वोट। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, हु इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अपॉइंटेड बाय अ डायरेक्टर टू अटेंड एंड वोट फॉर देम एट बोर्ड मीटिंग्स विच दे आर अनेबल टू अटेंड, कैन बी अदर डायरेक्टर विद इन सेम कंपनी और मोर, यूजुअली एन आउटसाइडर। अब सेम वे एक मीटिंग चल रही थी, इस मीटिंग में ये पर्सन अवेलेबल नहीं था, बट हर डायरेक्टर की एक वोट होती है, वोट मतलब अगर एक डिसीजन लिया जा रहा है तो वो इन है या आउट है उस डिसीजन से, दैट इज कॉल्ड अ वोट। अब इसको पता था कि आज डिसीजन मीटिंग में बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे एंड कुछ चीज़ें हैं जिसमें मेरा वोट ज़रूरी है, अगर मेरा वोट नहीं आया तो शायद वो चीज़ ना हो, क्योंकि एक चीज़ है जिसमें आधे आधे वोट्स हैं, अगर इसने हाँ कर दिया तो शायद जीत भी जाए, नहीं करा तो हार जाए, कुछ भी हो सकता है वो उस डिसीजन के बारे में। तो इसने किसी और बंदे को अपनी जगह पे किसी और बंदे को बोल दिया कि तू मेरे बिहाफ पे बैठ जा, जब भी ये बात बोलेंगे तूने हाँ या ना बोलना है, दैट इज कॉल्ड अ alternate director, appointed by a director to attend and vote for them at board meetings which they are unable to attend, can be other director with the same company। वो किसी सॉरी गाइज, वो किसी और पर्सन को भी बोल सकता है। अपॉइंट कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर एक लेटर लिख के, अपना कंसेंट लिख के कि आई एम गिविंग माई राइट्स टू दिस पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग, कि वो मेरे नाम पे वोट कर सकता है, ठीक है। कैन बी अदर डायरेक्टर ऑफ द सेम कंपनी और कैन बी अ आउटसाइडर। अब आता है अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल, हाउ टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, हाउ टू डिस्क्वालीफाई अ डायरेक्टर एंड हाउ टू रिमूव अ डायरेक्टर। अब फर्स्ट डायरेक्टर
अब अपॉइंटमेंट कैसे होगी, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे ये प्राइवेट ठीक है। अब आता है फर्स्ट डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी नीड मिनिमम 2, प्राइवेट नीड मिनिमम 1। पब्लिक कंपनी में 2 डायरेक्टर, प्राइवेट में 1। देयर इज नो स्टैट्यूटरी मैक्सिमम बट द आर्टिकल्स में स्पेसिफाई नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर्स। वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल कई बार बता देता है कि कंपनी में मैक्सिमम इतने ही डायरेक्टर्स होंगे, मिनिमम पब्लिक पे 2, प्राइवेट पे 1। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, अब डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, यूजुअली अपॉइंटेड बाय एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स और बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। Directors of public companies should generally be voted on individually. A director's actions are valid notwithstanding that his appointment was defective. So appointment procedure जो नॉर्मल कंपनी का होता है, यानी प्राइवेट कंपनी का, वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं किसी बंदे को, डायरेक्टर को, या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ। और अगर पब्लिक कंपनी हो तो उसमें वोटिंग के थ्रू एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। वोटिंग जैसे शेयर होल्डर्स की वोटिंग, कि जिसके पास इतने नंबर ऑफ शेयर से ज़्यादा हैं वो वोट करेगा कि इस डायरेक्टर को बनाना है हमारी कंपनी, इस पर्सन को हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनाना है कि नहीं। द डायरेक्टर्स एक्शंस आर वैलिड नॉट विथ स्टैंडिंग दैट हिज अपॉइंटमेंट वॉज डिफेक्टिव। अगर अपॉइंटमेंट उसकी डिफेक्टिव नहीं थी तो डायरेक्टर्स के सारे एक्शंस वैलिड होंगे। मॉडल आर्टिकल्स फॉर कंपनीज, पब्लिक कंपनीज। सो मॉडल आर्टिकल फॉर पब्लिक कंपनीज कब बनते हैं, एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जैसे ही कंपनी बनती है, कंपनी की हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं एजीएम। हर साल एक कंपनी की एजीएम होता है जिसमें कंपनी की सारी बुक्स के बारे में बताया जाता है कि इतने हमारे प्रॉफिट्स है, ये सब था, आगे के प्लान्स क्या थे, डायरेक्टर्स कौन नए आ रहे हैं, किसको निकालना है, बेसिकली कंपनी के बारे में फुल डिस्कशन होती है इन एनुअल जनरल मीटिंग। अब जब कंपनी बनती है, at the first annual general meeting, all the directors retire and offer themselves re-election by ordinary resolution. जब जैसी एक कंपनी मॉडल आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग नई कंपनी बनती है तो उसमें लिखा होता है कि ये डायरेक्टर्स हैं। वो डायरेक्टर्स, जैसे मान लो यहाँ कंपनी बनी है और इतने टाइम बाद इसकी एनुअल जनरल मीटिंग है, तो जो भी डायरेक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट हुए थे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग तक ही अपॉइंटेड होंगे। उसके बाद उनको दोबारा से अपने आप को रीइलेक्ट करवाना पड़ेगा कि हम डायरेक्टर कंटिन्यू रहेंगे। डायरेक्टर हमेशा के लिए नहीं होता, ही इज़ नॉट ए एम्प्लॉय जो सारी ज़िंदगी 20-25 साल कंपनी में रहेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन एंड कंपनी। सो डायरेक्टर्स यहाँ पे रिटायर करके अपने आप को रीइलेक्ट करते हैं। एट ईच एजीएम 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर्स, मोस्ट जो सीनियर्स होते हैं, एंड दे कैन बी रीइलेक्टेड। कि इन मोस्ट ऑफ द एजीएम्स, हर एजीएम पे 1/3 डायरेक्टर्स को हमें निकालना ही है, दैट इज़ मैंडेटरी। और मोस्टली वो होते हैं जो ओल्ड एज के होते हैं। लेकिन होता क्या है, हम हो सकता है हम उनको दोबारा से री इलेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो निकालना मैंडेटरी है, लेकिन दोबारा से उनको री इलेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार तो निकाल दिया, लेकिन दोबारा री इलेक्ट कर दिया। कैजुअल वैकेंसीज आर फिल्ड बाय बोर्ड अंटिल द नेक्स्ट एजीएम व्हेन न्यू डायरेक्टर्स मस्ट स्टैंड फॉर इलेक्शन। अब कैजुअल वैकेंसीज आर filled by board until next AGM when the new directors must stand for election। मतलब अगर मान लो इस AGM में हमने कुछ बंदों को निकाला था, तो उनकी जो वैकेंसी है कि डायरेक्टर्स की जो पोजीशन है, अगर वो वैकेंट हो गई है, 1/3 तो निकल चुके हैं, हमने री इलेक्ट उनको नहीं करा, उनकी वैकेंसी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उसी में से किसी को मिल जाएगी अंटिल नेक्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग तक उन्हीं में से कोई एक डायरेक्टर को हम वो पोजीशन दे देंगे। Publicity, a company must notify company's house within 14 days of new appointments and any change in particulars. It must also enter in register of directors। मतलब अगर कंपनी में एजीएम में कुछ भी चेंज हुआ है या कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा है डायरेक्टर के लिए, तो विद इन 14 डेज उसको इसके बारे में कंपनीज हाउस को बताना है या रजिस्ट्रार को बताना है कि हमारी कंपनी में ये डायरेक्टर्स में चेंजेस हुए हैं। और अपना ऑफिस में जो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी बनाती है, जैसे हमने पहले भी रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, रजिस्टर ऑफ शेयर्स एंड ऑल, उसके अंदर इसको अपडेट करना है। देन कम्स सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर्स के बारे में कि डायरेक्टर्स कितनी जॉब करते हैं, कब उनका निकलना मैंडेटरी है, वो सब कुछ। तो इसमें है, अ डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड 2 years
unless they have been approved by the shareholders by ordinary resolution. कोई भी डायरेक्टर 2 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता. 1 साल काम किया, अगले साल दोबारा रीइलेक्ट हो गया, लेकिन उसके अगले साल वो तब तक रीइलेक्ट नहीं होगा जब तक जितने भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के वो अप्रूव नहीं करेंगे बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2006. इफ इन दिस सेक्शन इज ब्रीच्ड, अगर ये सेक्शन ब्रीच हुआ है, द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू स्टेट दैट कंपनी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम बाय गिविंग रीजनेबल नोटिस. अगर ये टर्म ब्रीच हुआ है, अगर डायरेक्टर को हमने फिर भी अपॉइंट कर दिया 2 साल के बाद और कंसेंट नहीं लिया हमने दूसरे शेयर होल्डर से, तो कभी भी उसको बीच में कंपनी निकाल सकती है और बाय गिविंग अ रीजनेबल नोटिस. द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस. ये जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है डायरेक्टर्स का, तुम्हें याद होगा मैंने एक वीडियो में तुम्हें बताया था कि जब हम किसी कंपनी के बारे में सर्च करते हैं तो उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है ना. वो देखा था ना हमने. सेम थिंग यहाँ पे जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ओपन होती है, कोई भी उस चीज़ को देख सकता है और रजिस्टर्ड ऑफिस में इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. आजकल तो रजिस्टर्ड ऑफिस से ज़्यादा ऑनलाइन हो गया है. सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे को ठंड बहुत है यहाँ पे इंडिया में. इनफैक्ट अभी आई एम इन चंडीगढ़ और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंड में तो नींद आती है दिन में. मुझे नींद काफ़ी आ रही है. एनीवेज आगे, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कोटेड कंपनी must prepare a director's remuneration report for each financial year of the company. The report will contain for each person who was director during the year. Simple कि कोई भी कोटेड कंपनी होती है, जो भी शेयर जिसके शेयर्स कोटेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी ट्रेडिंग चल रही है, उसको ये भी बताना है कि कितने डायरेक्टर्स कंपनी में थे और किस किस डायरेक्टर को कितनी कितनी सैलरी मिली है. रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, ये भी बतानी है. डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द अनएक्सपायर्ड टर्म एंड द डिटेल्स ऑफ एनी नोटिस पीरियड, ये सारा इसमें लिखना है. मतलब ये इसके बारे में बता रहा है कि जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनेगी उसके अंदर क्या क्या आएगा, कि किस डेट को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डायरेक्टर बनने का, कब, कितना उसका टर्म है, एंड डिटेल्स ऑफ एनी नोटिस पीरियड, के इसका नोटिस पीरियड 2 महीने 3 महीने जो भी है. एनी प्रोविजंस फॉर कॉम्पेंसेशन पेबल अपॉन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर किसी डायरेक्टर को हम पहले निकाल देते हैं तो अगर उसको एकदम से पहले निकाल दिया तो उसके लिए कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे. दैट इज एनी प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन, अगर हमने उसको डायरेक्टर को जल्दी निकाल दिया. सच डिटेल्स ऑफ अदर प्रोविजन इन कॉन्ट्रैक्ट एज आर नेसेसरी एनेबल मेंबर्स ऑफ कंपनी टू एस्टिमेट द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इन इवेंट ऑफ अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर इन केस और भी कोई प्रोविज़न, मतलब अगर जैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एम्प्लॉयमेंट लॉ में होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को तुम जल्दी नहीं निकाल सकते, तो अगर कोई भी और प्रोविज़न हमने बनाया है कंपनी में कि इन केस अगर डायरेक्टर को निकाला तो ऐसे होगा वैसे होगा, वो सब कुछ हमें डायरेक्टर रेम्यूनरेशन रिपोर्ट में बताना पड़ेगा. क्योंकि शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स को पता तो होना चाहिए ना कि डायरेक्टर को कितनी सैलरी मिल रही है, ये डायरेक्टर कितने साल काम करेगा, कब निकलेगा, वो सब कुछ उनको पता होना चाहिए. Compensation for loss of office, gratuitous payment must be disclosed to all members and approved by ordinary resolution. If not approved, director hold payment on trust of the company. मतलब ग्रेचुइटस पेमेंट मीन्स कोई भी लमसम पेमेंट अगर हम डायरेक्टर को देते हैं वो पेमेंट मेंबर्स को डिस्क्लोज करनी है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में पास करना है. लाइक सैलरी, अगर हम कोई भी सैलरी दे रहे हैं, हम कोई भी टर्मिनेशन कोई एम्प्लॉय ने किया था, हमने एम्प्लॉय को निकाल दिया था डायरेक्टर को, उसको हम एकदम से लमसम अमाउंट दे रहे हैं, वो सारा अमाउंट मेंबर्स को पता होना चाहिए और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन उसके लिए पास होना चाहिए. अगर वो अप्रूव नहीं है तो डायरेक्टर होल्ड पेमेंट ऑन ट्रस्ट फॉर द कंपनी, मतलब वो पेमेंट फिर डायरेक्टर को एज अ ट्रस्ट फॉर कंपनी मिलती है कि अगर हम चाहें तो उससे वो पैसे वापस ले सकते हैं क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं थी. अब आता है डिस्क्वालिफिकेशन. सो डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स कब हम डायरेक्टर को मानते हैं कि वो हमारा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, व्हेन ही इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर. सो मॉडल आर्टिकल्स, डायरेक्टर मस्ट वेकेट द ऑफिस इफ दे बिकम बैंकक्रप्ट. अगर एक डायरेक्टर बैंकक्रप्ट हो गया,
मतलब उसकी जेब में पैसे ही नहीं है, वो ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पे हमें उस डायरेक्टर को कंपनी से निकालना पड़ेगा. ही शुड वेकेट द ऑफिस. Then the Company Directors Disqualification Act 1986 CDDA, Companies Director Disqualification Act, it was introduced to prevent the misuse of the limited liability status of companies by directors who would set up a new company to carry on essential the same business as an old company which was ceased to trade with unpaid debts. मतलब एक डायरेक्टर को, एक कंपनी का, ये एक डायरेक्टर था, हमने इसे कंपनी से निकाल दिया, इसने क्या किया, इसने दूसरी कंपनी बना ली और सेम काम ये उस कंपनी में करता है. हमने एग्जाम्पल भी देखा हुआ है, ये सेम काम उस कंपनी में करता है और सारे क्लाइंट्स उसके ले लिए और लोगों को बोलता है कि ये सेम ही टाइप की कंपनी है, वही काम है, मैं ही काम करता था, यहाँ पे भी मैं ही काम कर रहा हूँ. ठीक है, ये होता है. तो इस एक्ट में ये लिखा था, अ डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर कैन नॉट बी कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और एक्ट एज अ लिक्विडेटर, रिसीवर और प्रमोटर. It was introduced to prevent the misuse of limited liability status of companies by directors, कि वो अपनी, कि ये चीज़ ना हो कि वो डायरेक्टर अपनी ही कंपनी बना ले और अपनी कंपनी बना के उसके बाद उसमें ऐसे वो काम करे. अ डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर, अगर एक डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड है, डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो पढ़ेंगे कब कब डिसक्वालीफाई होता है. इट कैन नॉट बी कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और एक्ट एज अ लिक्विडेटर, रिसीवर और प्रमोटर. मतलब अगर एक बंदा हमारा डिसक्वालीफाइड है डायरेक्टर के लिए, तो वो कंपनी के साथ किसी भी तरीके से अटैच नहीं हो सकता, वो कंपनी के साथ अटैच हो ही नहीं सकता अगर वो डिसक्वालीफाइड है. द CDDA 1986 आइडेंटिफाइड 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ कंडक्ट. अब 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ कंडक्ट्स क्या है? जनरल मिसकंडक्ट इन कनेक्शन विद द कंपनी. दिस इंक्लूड, मतलब अगर उस पर्सन ने वो था डिसक्वालीफाइड था और उसका कंपनी से फिर भी कोई कनेक्शन पाया गया, ही वॉज डिसक्वालीफाइड बट स्टिल ही फाउंड सम कनेक्शन, सो एक कब हो सकता है? दिस इंक्लूड्स conviction of a serious offense in connection with the management of company either in the UK or abroad, maximum 15 years disqualification. Persistent breaches of Companies Act 2006, example failure to file returns, मैक्सिमम 5 years डिस्क्वालिफिकेशन. मतलब अगर एक पर्सन किसी सीरियस ऑफेंस में पकड़ा गया यूके में या बाहर, तो उसको मिनिमम 15 साल मैक्सिमम 15 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. अगर एक पर्सन ने किसी भी कंपनीज एक्ट का रूल फॉलो नहीं किया, जैसे हर साल कंपनी की एक रिटर्न्स जाती हैं, रिटर्न्स मतलब जैसे एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वैसे ही कंपनी की एक रिटर्न्स जाती है जिसमें कंपनी बताती है हमने कितने पैसे कमाए थे, टैक्स दिया है कि नहीं दिया, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स. अगर उसमें कुछ भी फॉल्ट किया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years. तो यहाँ पे 15 years है, यहाँ पे 5 years है, मैक्सिमम पीरियड नॉट मिनिमम. डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अनफिटनेस. अब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई और किसी सेंस में होता है, वेयर एन इन्वेस्टिगेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल्स फाइंड डायरेक्टर अनफिट टू बी कंसर्न इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. अनफिट मतलब एक तरह से कि वो क्वालिफाइड नहीं है, उसने अपनी झूठी क्वालिफिकेशन बताई थी, ही इज़ अंडर क्वालिफाइड, देन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. वेयर अ लिक्विडेटर रिपोर्ट फाइंड द डायरेक्टर अनफिट फॉर द कंसर्न इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, मिनिमम 2 years एंड मैक्सिमम 15 years ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. अगर तो उसने कुछ उल्टा काम करते हुए पकड़ा गया कंपनी के बिहाफ पे, तो 15 साल मिनिमम. अगर उसने कंपनीज एक्ट का कोई रूल फॉलो नहीं करा तो 5 साल, मतलब कन्विक्शन है तो 15 साल, रिटर्न्स फाइल नहीं करी तो 5 साल, और अगर वो डिस्क्वालीफाइड बाय अनफिट है, चाहे किसी ने भी करा, तो 2 to 15, मैक्सिमम मिनिमम 2, मैक्सिमम 15 years ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. अदर केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, दिस इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन इन फ्रॉडुलेंट एंड रॉन्गफुल ट्रेडिंग, तो मैक्सिमम 15 years डिस्क्वालिफिकेशन, सेम जैसा हमने यहाँ देखा था कन्विक्शन वाला. वेयर एन अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट हैज बीन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर, वेयर अ पर्सन एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर, कि अगर एक बंदा वो था बैंकक्रप्ट था फिर भी वो डायरेक्टर था, तब भी 15 साल. और अगर एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड था, उसने किसी और बंदे को बना दिया डायरेक्टर कि चल मेरे बिहाफ पे तू काम कर ले, मैं अनफिट हूँ, तू थोड़ी है, तो अगेन 15 मैक्सिमम 15 years के लिए उसको डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकती है. ब्रीच ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस
विच कुड रिजल्ट इन फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। अगर एक बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया है फिर भी वो काम कर रहा है कंपनी में, तो दैट इज़ अ ब्रीच एंड दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, उसको फाइन भी हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। अ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर और एनी पर्सन हु एक्ट्स ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इज पर्सनली लायबल फॉर द डेथ ऑफ द कंपनी सो एक्टिंग। मतलब अगर ये पर्सन डिस्क्वालीफाइड है, ये कंपनी से निकाल दिया गया है, डिस्क्वालीफाइड है, या ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर ड्यू टू द रीजन एनी ऑफ द स्टेटेड अबव, और कोई बंदा इसकी बात मान रहा है, कंपनी के अंदर एक बंदा है जैसा ये बोल रहा है बाहर बैठ के बोलता जा रहा है और ये बंदा इसी की बात मान रहा है, तो अगर कंपनी में कुछ भी फ्रॉड, कुछ भी गलत हुआ या कुछ भी कंपनी का पेनल्टी पुनल्टी या कुछ भी लायबिलिटीज़ आई, तो उनके लिए ये दोनों बंदे पर्सनली लायबल होंगे कि तुम्हारी वजह से ये लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ा था कि कब कब एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और कितने सालों के लिए कर सकते हैं डिस्क्वालीफाई। और यहाँ पे अगर वो डिस्क्वालीफाई है फिर भी काम कर रहा है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके लिए उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। रिमूवल, नाउ कम्स रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर। अंडर सेक्शन 168 ऑफ कंपनीज एक्ट 2006, अ कंपनी may by ordinary resolution remove a director before expiration of his period of office, notwithstanding anything contained in articles or any agreement between him and it। मतलब किसी भी डायरेक्टर को कंपनी से निकाला जा सकता है बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अनलेस कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ स्टेटेड है या फिर कोई कंपनी और उस पर्सन के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अगर तो आर्टिकल्स में लिखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर इनके बीच में एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग। जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि किसी भी डायरेक्टर को 2 साल तक नहीं निकाला जा सकता विदाउट गिविंग अ प्रॉपर रीज़न, कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए जो उसमें डिफाइंड है, तभी डायरेक्टर जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इनके अकॉर्डिंग, अदरवाइज़ किसी भी डायरेक्टर को उसकी टर्म से पहले निकाला जा सकता है जस्ट बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। Thus, a director can be removed despite of any provision to the contrary in this service contract, although he can sue for the damages if the removal is in breach of his contract. The company must follow this procedure to remove a director. ये procedure follow करना पड़ता है to remove a director। पहला, special notice, 28 days a special notice is required of the resolution by persons wishing to remove a director. A company must forward a copy of the resolution to director concerned। एक स्पेशल नोटिस बनता है और वो नोटिस डायरेक्टर को जाता है 28 दिन पहले कि हम तुझे निकालना चाहते हैं। The notice of the meeting goes to the director and all members entitled to attend and vote। अब नोटिस जाता है मीटिंग का कि हम 28 दिन के अंदर एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि इस डायरेक्टर को कंटिन्यू नहीं करवाना, इसको निकालना है। तो वो नोटिस उस डायरेक्टर को भी जाता है और बाकी सारे मेंबर्स को भी जाता है। द डायरेक्टर इन क्वेश्चन कैन रिक्वायर द कंपनी टू सर्कुलेट रिटन रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स, कि अगर वो डायरेक्टर जो निकलना है जिसको वो चाहे तो वो कंपनी को बोल सकता है कि आप जो बात मेरे को बोल रहे हो वो रिटर्न में सारे मेंबर्स को दो कि मुझे आप निकालना चाहते हो। एट द मीटिंग के अंदर द डायरेक्टर कैन रीड आउट रिप्रेजेंटेशंस। If there were no time for prior circulation, the director must be allowed to attend the meeting and to speak. An ordinary resolution is needed to remove the director then। मतलब मीटिंग में आएंगे, सारे बंदे बैठेंगे, डिस्कशन होगा, जिस डायरेक्टर को निकालना है वो भी बताएगा कि मैं निकलना चाहता हूँ, मैं नहीं निकलना चाहता फिर भी मुझे निकाल रहे हैं। जो डायरेक्टर्स इसको निकाल रहे हैं वो अपने रीजंस देंगे, वो अपने रीजंस देगा कि मैं कंपनी से क्यों नहीं निकलना चाहता। और अगर सबने डिसाइड कर ही लिया है कि उसको निकालना है तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मीटिंग में पास करेंगे और इसको निकाल देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डायरेक्टर। एक बार इसको पढ़ लेना, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, या आज यहीं तक करेंगे वीडियो, फिर मुझे F2 की भी बनानी है, बहुत सारे बच्चे F2 के भी हैं, वो आर वेटिंग फॉर मी टू मेक अ वीडियो। द पावर ऑफ द मेंबर्स टू रिमूव डायरेक्टर मे बी लिमिटेड। अब एक बार केस देखते हैं। A provision in the articles tripled the number of vote of shares held by directors on a resolution to remove them. Statute only requires an ordinary resolution and made no provision as to how it could be obtained and defeated. The weighted voting right provided in the articles are valid। Basically जो भी चीज़ आर्टिकल में लिखी हुई है हमें वो ही फॉलो करना है। जैसा आर्टिकल में, अब क्या लिखा हुआ है मेरे को नहीं पता ना, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि वो चीज़ लर्न करो। पॉइंट इज़ अगर आर्टिकल में कुछ लिखा हुआ है तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग काम होगा। Which of the following states the requirement for removal of a director? Special resolution with ordinary notice? नहीं।
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद स्पेशल नोटिस, हाँ स्पेशल नोटिस जाता है मीटिंग का, कभी भी बीच में कि हम मीटिंग रखते हैं और उसको निकालना है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद ऑर्डिनरी नोटिस, स्पेशल रेजोल्यूशन विद स्पेशल नोटिस. सो आंसर इज बी. रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी पास होता है, ये देखो रेजोल्यूशन हमारा ऑर्डिनरी पास होगा, लेकिन मीटिंग जो होगी वो स्पेशल आएगी, नोटिस जो होगा वो स्पेशल जाएगा. ठीक है, तो गाइस आज इतना ही. बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा. 8-9 पेजेस का ही रह गया बस. आई विल फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, और मे बी शायद 2 वीडियोज़ में मैक्सिमम. चलो बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.